For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे थे आज एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा, स्वीट, सुंदर, इंपॉर्टेंट और आज के जमाने का टॉपिक, दैट इज टारगेट कॉस्टिंग। तो दोस्तों, टारगेट कॉस्टिंग में क्या चीज होती है? टारगेट कॉस्टिंग में ऐसा होता है कि हम लोग अपने कुछ टारगेट्स सेट करते हैं। किस चीज के टारगेट्स? कॉस्ट के। कैसे निकालते हैं, क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा मैं पहले हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा। हिस्टोरिकली दोस्तों, ये जो टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ये डेवलप हुआ यूएसए में, नंबर एक। सबसे पहले तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? हाँ, नाम उस टाइम पे टारगेट कॉस्टिंग नहीं रखा गया था, बट हेनरी फोर्ड ने अपनी फोर्ड मोटर्स के लिए में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ही वांटेड टू सेल हिज कार, उनकी गाड़ी थी मॉडल टी कार, जो कि पीपल्स कार उन्होंने कहा था जिस कार को। तो ही वांटेड पीपल टू परचेज, और उस वजह से ही सेड मुझे ये सेलिंग प्राइस रखना है, आई वांट टू कीप अ सेलिंग प्राइस ऑफ $850 पर कार। तो एक्चुअली फोर्ड मोटर्स में हेनरी फोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट लेके आए और उन्होंने कहा, यार ये प्राइस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मास प्रोडक्शन करेंगे, मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, देन ही इंट्रोड्यूस कन्वेयर बेल्ट्स एंड सो ऑन एंड ऑन। बहुत सारी चीजें उन्होंने इनोवेट करी। फिर उसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट जो यूएस में चालू हुआ, लेकिन उसने स्टिल ना बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूं कि उस टाइम पे इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो है बहुत ज्यादा स्टडी होने लग गई नहीं। उसके बाद लेटर ऑन जापानीज कंपनीज, अगेन मोटर व्हीकल कंपनीज, उन्होंने शुरू किया। आप लोगों ने प्रॉब्ली नाम सुना हुआ है, निसान एज वेल एज टोयोटा। निसान एज वेल एज टोयोटा, इन्होंने अपनी जो गाड़ियां थी, उन गाड़ियों का सेलिंग प्राइस पहले से ही सेट कर दिया कि ओके जी, मेरे को ये प्राइस पे अपनी ये कार बेचनी है, ये फीचर्स की कार, ये चीज, ये मॉडल इस प्राइस का बेचना है। तो उस हिसाब से उस प्राइस को अचीव करने के लिए, उस सेलिंग प्राइस को अचीव करने के लिए इन्हें अपनी, और डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्हें अपनी कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है, वो अपनी टारगेट कॉस्ट के अंदर अंदर रखनी होगी। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि एक्चुअली वंस अगेन सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले हेनरी फोर्ड ने ये शुरू किया टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट जो है, जापानीज कंपनीज जैसे टोयोटा और निसान है, इन्होंने तो बहुत डीप, इंटेंसिव, जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, इंटेंसिवली इन्होंने ये टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया। और इसी तरीके से बहुत सारी और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिस्टम चलता है अब आज की डेट में। मैं अगर अमेरिकन कंपनीज का भी नाम लूं तो बोइंग, कैटरपिलर, नॉर्दर्न टेलीकॉम, इन्होंने भी जो है टारगेट कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से और इंटेंसिटी के साथ फॉलो करते। बोइंग अपने एयरक्राफ्ट का, भाई मेरे को ये प्राइस पे ही सेल करना है, तो दे ट्राई टू देन कीप देयर कॉस्ट विद इन दैट टारगेट कॉस्ट, कोशिश करते हैं। एंड वही चीज हम लोगों को अभी पढ़नी है। तो उससे पहले मैं छोटा सा आप लोगों को एक स्मॉल सा वीडियो दिखा रहा हूं हेनरी फोर्ड का, फोर्ड मोटर्स का, ताकि आप लोगों को ये आइडिया रहे कि हेनरी फोर्ड ने क्या चीज करने की कोशिश की। पुराने जमाने में मैनुअली कार का असेंबली होता था, कार जो है उनकी असेंबली मैनुअली होती थी। तो जो सिस्टम थे हेनरी फोर्ड ने इनोवेट किए, और क्या सिस्टम्स वो लेके आए, और उन्होंने किस तरीके से अपनी कॉस्ट, अपना सेलिंग प्राइस, उन्होंने कहा यार मुझे, आई वांट टू सेल दिस कार एट दिस प्राइस, मॉडल टी कार एट $850, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सकें। एंड उस लियो में ही ऑल्सो ऑब्वियसली दे वांट टू अर्न प्रॉफिट्स, एवरीथिंग जो माल बेचना चाहते हैं प्रॉफिट के लिए, तो उस सेल में फिर देन डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे,
तो जो इनकी कॉस्ट आएगी वो टारगेट कॉस्ट है, और वो टारगेट कॉस्ट में सारी कॉस्ट है, प्रोडक्शन की भी कॉस्ट है, डिजाइनिंग की भी कॉस्ट है, उसकी मार्केटिंग की भी कॉस्ट है, आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सर्विस की भी कॉस्ट है, ऑल कॉस्ट आर इंक्लूडेड देयर इन। फिर और आगे जो है हम लोग अभी इस चीज को स्टडी करेंगे, लेकिन पहले आप एक छोटे से ये वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूं जिससे कि आपको हेनरी फोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट कैसे शुरू किया था उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा। हिस्टोरिकली हिस्ट्री, पुरानी वीडियो, लेट्स सी। In Britain, the Vulcan Motor Company was proud to film the way their workers assembled cars, slowly and carefully by hand. Charles Hill started as a Vulcan apprentice when he was only 14. Craftsmen worked in their own way, at their own pace. The whole process took several weeks from start to finish. These handmade cars were so expensive that a wide gulf separated those who built them from those who bought them. But the days when cars were just luxuries for the rich were drawing to a close. In 1908, one man's vision would change manufacturing and create a new market. Henry Ford set out to make the simplest car ever. A car for rural America. A 20th century equivalent of the horse and buggy. Back in Detroit, Henry Ford wondered how he could bring the price of the Model T down to where everybody could buy it. He figured that the more cars he made and sold, the cheaper he could sell each one. And he went to work on this idea. Henry Ford watched it for a while, then he had an inspiration. Instead of moving the men past the cars, why not move the cars past the men? So on one hot August morning, they tried it that way. A husky young fellow put a rope over his shoulder, and Henry Ford called, "Let's go." And at that very moment, as the workmen began to fasten the parts onto the slowly moving car, the assembly line was born, a technique that was to revolutionize mass production all over the world. Once they found that the idea would work, they began to improve it, refine it. They rolled the chassis down a single line of track, pushing it from crew to crew. And the more expert they became at this new method, the faster the cars came off the assembly line, and the price of the Model T began to drop. They tried the same idea on all the various parts of the car and created what were called sub-assemblies. Each man on the line became a specialist. He did one thing, and he did it perfectly, then passed the work along to the next man. Minute by minute, production was winning the battle against wasted time and wasted effort. Parts were fed to the workmen by gravity slides so they wouldn't have to stop and wait for new parts. Then they put the parts on moving conveyor belts. This was a great step forward because now they could regulate the flow of work and keep it moving at a constant rate of speed. And the conveyor belts grew longer and more complex as they moved the work from place to place in the huge shops. They became fantastic masterpieces of planning and engineering. But the battle against wasted time and wasted effort was being won. At peak efficiency, the old system had spit out a finished T in 12.5 man-hours. With the chassis in motion, that time dropped to less than half that. Within a year, it took just 93 minutes to make a car. With production getting more and more efficient, Ford was able to cut hundreds of dollars off the price of his car. Cutting prices enabled Ford to achieve what he claimed were his two aims in life: to bring the pleasures of the automobile to as many people as possible,
and to provide a large number of high-paying jobs for his workers. ओके गाइस, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन पढ़ लो। आज का पहला सवाल, टारगेट कॉस्टिंग का पहला सवाल। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन, हियर वी गो। तो वो कह रहे कौलून टॉय कंपनी, केटीसी। अच्छा, कौलून हांगकांग में जगह है और ये कौलून टॉय कंपनी एक्चुअल में वहां पे एक टॉय कंपनी है। एक्सपेक्ट्स टू सक्सेसफुली लॉन्च है दोस्तों, सक्सेसफुली लॉन्च करने का सोच रहे हैं टॉय एच। ओके, एज द केस में भी एक डिज्नी कैरेक्टर है टॉय एच। ऑलराइट, केटीसी जो है 15% रॉयल्टी देगा, 15% जो है केटीसी क्या करेगा, केटीसी 15% रॉयल्टी देगा ऑन सेलिंग प्राइस टू डिज्नीलैंड। सिंपल सी बात है भाई, डिज्नीलैंड का टॉय है, डिज्नी लैंड जो है, डिज्नी जो कंपनी है उसका टॉय है, तो उस हिसाब से डिज्नीलैंड को इन्हें जो है 15% रॉयल्टी देना पड़ेगा सेलिंग प्राइस का। और सेलिंग प्राइस जो है ₹100 पर टॉय है। 25% ऑफ सेलिंग प्राइस इनका टारगेट प्रॉफिट है। तो सिंपल सी बात देखो दोस्तों, इनका सेलिंग प्राइस अगर ₹100 है, उसमें से टारगेट प्रॉफिट 25 काटेंगे तो 75 टारगेट कॉस्ट हुई, इंक्लूडिंग दी इंक्लूडिंग रॉयल्टी। और रॉयल्टी जो है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो कहने का मतलब एक्सक्लूडिंग रॉयल्टी 60 कॉस्ट हो गई। और ये इन्होंने उसकी कॉस्ट का जो है डिटेल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, कि कंपोनेंट H1 लगना है 8.5 का, ठीक है। कंपोनेंट H2 लगना है जी ₹7 का, ऑलराइट। फिर इसके अलावा जो है ₹24 के लेबर कॉस्ट लगनी है, ₹60 पर आवर है, और 0.4 आवर्स लगने हैं। और प्रोडक्ट स्पेसिफिक ओवरहेड जितना भी खर्च होना है, तो कितना हो गया, 8.5 प्लस 7 प्लस 24 प्लस 13.5, तो ये तो 53 तो हो ही गया। आगे कह रहा है इन एडिशन, इसके अलावा हर टॉय में 0.6 kg ऑफ अदर मटेरियल भी लगेगा, 0.6 kg अदर मटेरियल भी लगेगा, विच आर सप्लाइड एट ₹16 पर kg विद नॉर्मल 4% सबस्टैंडर्ड क्वालिटी। तो 0.6 kg लगना है, लेकिन 0.6 kg लगना है, लेकिन ये कह रहा है कि हमारा 4% जो मटेरियल खरीदेंगे वो ₹16 पर किलो का खरीदेगा, लेकिन 4% सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है। और वो कह रहा है जो कि नॉट यूजेबल इन मैन्युफैक्चर है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ₹16 का अगर 1 किलो है, ₹16 का अगर 1 किलो है, और हमें जो है कितना लगाना है, 0.6 किलो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये 0.6 किलो जो है, ठीक है, इन्हें इतना इनपुट डालना है, लेकिन 4% जो है वो सब स्टैंडर्ड है। तो कहने का मतलब 96%, दिस डिवाइड बाय 96%, इतना मटेरियल डालना पड़ेगा। दैट इज से कितना मटेरियल डालना पड़ेगा, 0.6 डिवाइड बाय 96%, 0.625 kg डालेंगे, तो उसमें से 0.025 kg खराब 4% हट जाएगा, फिर 0.6 kg जो लगेगा, 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 16, सो दिस इज 10। तो ये और इसमें अदर कॉस्ट जोड़ दी 10। तो दोस्तों ये सारा 53 था प्लस 10, 63 की कॉस्ट हो गई हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो करंट कॉस्ट है एस्टिमेटेड। वो आपको कह रहे डिटरमाइन करो अबव, इफ अबव कॉस्ट स्ट्रक्चर इज विद इन द टारगेट कॉस्ट। नहीं जी, ये टारगेट कॉस्ट के अंदर नहीं है, ये टारगेट कॉस्ट के अंदर नहीं है। तो वो कह रहा है नाउ व्हाट एक्सटेंड तक कॉस्ट रिडक्शन करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ₹3 करनी चाहिए, तभी तो ये टारगेट अपना प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे, क्योंकि टारगेट कॉस्ट जो है इनकी 60 है, तो ₹3 इनको डाउन करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। सिंपल सा सवाल है। तो दोस्तों टारगेट कॉस्टिंग जो है काम शुरू होने से पहले लगती है और निरंतर चलती रहती है। फिर काम चालू हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से नहीं यार टारगेट कॉस्ट अचीव हो रही है, नहीं हो रही है, लेट अस गेट आवर टारगेट प्रॉफिट्स, लेट अस गेट आवर टारगेट कॉस्ट, इतने में कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल। चलिए खैर दोस्तों शुरू करते हैं आगे। हियर वी गो। सो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग computation of target cost of toy H
है ना दोस्तों। टॉय एच की टारगेट कॉस्ट हम लोगों ने निकालनी है, लेकिन यहां टारगेट कॉस्ट कौन सी हम लोग निकाल रहे हैं, एक्सक्लूडिंग रॉयल्टी निकाल रहे हैं, क्योंकि रॉयल्टी तो सीधा सीधा 15% ऑफ सेल प्राइस है जो कि हमें कॉलोन टॉय कंपनी को देना ही देना है। तो इस हिसाब से यहां आएगा पर्टिकुलर्स, यहां आएगा रुपीस पर टॉय। सो दोस्तों व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले है टारगेट सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, इसमें से लेस करते हैं टारगेट प्रॉफिट। उसने टारगेट प्रॉफिट दोस्तों कितना बोला हुआ है, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। So this I am writing 25% of 100 rupees. ये माइनस करके आपका टारगेट कॉस्ट इंक्लूडिंग रॉयल्टी आ जाता है, लेकिन हमें रॉयल्टी के खर्चे भी माइनस कर देने चाहिए। रॉयल्टी कॉस्ट, this is 15% of selling price. That is to say 15% of 100 rupees, that comes to 15 rupees. So this comes to 60 rupees is target cost excluding royalty. Target cost excluding royalty. अच्छा नेक्स्ट, तो ये 60 रुपीज़ आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने बनानी है स्टेटमेंट शोइंग करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट। ऑब्वियसली पर टॉय एच है नाम, एक्सक्लूडिंग रॉयल्टी। सो गाइस सिंपल, आपने क्या करना है, आपने ऐसी सुंदर सी स्टेटमेंट बनानी है। रुपीस पर टॉय ही चल रहा है, ऊपर लिख दिया है कॉस्ट पर टॉय, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक तो है कंपोनेंट H1 लगना है इनका, रुपीज 8.5 पर टॉय है ना जी, रुपीस पर टॉय। फिर कंपोनेंट H2 भी है, विच इज 7। फिर लेबर कॉस्ट है 0.4 hours multiplied by rupees 60 per hour. So this is 24. Then comes product specific overheads. आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना है, 24 के बाद 13.5। और फिर उसने आपको अदर मटेरियल कॉस्ट भी बोली है कुछ, और वो अदर मटेरियल कॉस्ट के बारे में क्या है, 0.6 kg लगेगा, और 1 किलो जो है वो 16 रुपीज़ का आता है, लेकिन 4% इनका खराब मटेरियल निकलता है जो कि इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। तो ऐड अदर मटेरियल कॉस्ट, सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हैं। रुपीज 16 1 किलो का है, और हमारा 0.6 kg इफेक्टिवली लगना है, लेकिन 96% इफेक्टिवली यूज होता है। तो हमें खरीदना कितना पड़ेगा, 0.6 kg अगर इस्तेमाल करना है, 4% खराब होने के बाद अगर 0.6 kg बचता है,
तो हमें कितना खरीदना पड़ेगा 0.625 kg। दिस मल्टीप्लाइड बाय 16, हमने 10 रुपये ओरली निकाला था कैलकुलेटर पे जब हम लोगों ने किया था, तो 10.0 कह सकते हैं हम इसे, और ये हमारी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ रही है पर टॉय। ₹63। तो दोस्तों उसने क्वेश्चन में मांगा क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। वो कह रहा है एक काम करो, डिटरमाइन इफ द अबव कॉस्ट स्ट्रक्चर इज विद इन द टारगेट कॉस्ट। आप कहोगे नहीं, इट इज नॉट विद इन द टारगेट कॉस्ट। फिर उसके बाद कह रहा है इफ नॉट व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट इट शुड बी, देयर शुड बी कॉस्ट रिडक्शन। तो देखते हैं, लिख देते हैं इसको। नीचे आप लोगों ने जो है अपना रिमार्क लिखना है। The total estimated cost per toy H is ₹63। ये 63 है, ठीक है जी, comma while the target cost is ₹60। टारगेट कॉस्ट 60 है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, द कंपनी should make efforts to reduce its cost per toy by ₹3 each। तो इन्हें अपना टारगेट कॉस्ट को अचीव करने के लिए इनको एफर्ट्स करने चाहिए कि इनकी कॉस्ट किसी तरीके से ₹3 कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, सो दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे ही खत्म हो जाए, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। हियर वी गो। सो वो क्या कह रहा है, कह रहा है द कंपनी हैज सेल्स ऑफ 1 लाख यूनिट्स। तो 1 लाख यूनिट्स जो है ये लोग बेच पा रहे हैं ₹200 पर यूनिट का। इसका मतलब इनकी सेल्स वैल्यू जो है ₹200 lakhs है। और वो कहता है प्रॉफिट जो है 40 लाख है। आप नीचे देखेंगे तो ना टोटल कॉस्ट 160 लाख है, तो इस 200 लाख में से 160 हटाते तो 40 लाख आता है। ठीक है, तो 160 लाख की कॉस्ट है, सेल्स 200 लाख है, प्रॉफिट 40 लाख है करंट ईयर में। कहता है स्टिफ कंपटीशन है। ठीक है जी, टारगेट कॉस्टिंग के लिए कंपटीशन तो बहुत जरूरी है। मोनोपोलीज में तो टारगेट कॉस्टिंग लगता भी नहीं है। कहते हैं कंपनी हैज टू रिड्यूस द प्राइस। अरे इन्हें अपना सेलिंग प्राइस, टारगेट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ईयर का इन्हें 5% रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब 200 से 5%, दैट इज ₹10 कम करना होगा टू अचीव द सेम वॉल्यूम ऑफ टारगेट सेल्स। दैट इज 1 लाख यूनिट्स बेचने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ₹190 लाख की सेल्स होगी अब एस्टिमेटेड। मतलब 10 लाख रुपए के प्रॉफिट में सीधा सीधा हिट आ गया। और वो कहता है कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का डायरेक्ट मटेरियल इतना था, डायरेक्ट वेजेस इतना था, वेरिएबल फैक्ट्री वेजेस इतना था, फिक्स्ड सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सब मिला के। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो पर यूनिट अगर निकालोगे तो 1 लाख यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ₹60 पर यूनिट, 45 पर यूनिट और ये 20 पर यूनिट है। ये वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट तो टोटल 35 लाख है ही है। कह रहा है टू अचीव द टारगेट कॉस्ट। अब टारगेट कॉस्ट हमें चाहिए टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट। जो इस साल का प्रॉफिट था 40 लाख, वही प्रॉफिट कमाना है, मतलब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कम नहीं होने देना। तो कह रहा है द कंपनी इज इवैल्यूएटिंग द प्रपोजल टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट एंड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। दोस्तों इनकी लेबर कॉस्ट, दैट इज से ये वाली, एज वेल एज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो इसमें इंक्लूडेड है, वो इसमें इंक्लूडेड है। सेलिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी इंक्लूडेड है। तो इन दोनों को रिड्यूस करने का इरादा है। एक वेंडर ने एक सप्लाई कर रहा है मशीन सुटेबल फॉर कंपनीज ऑपरेशन, हैज ऑफर्ड द एडवांस टेक्नोलॉजी सेमी ऑटोमेटिक मशीन।
दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक मशीन वो जो है ऑफर कर रहा है 20 लाख रुपए की, और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन की वैसे वर्थ जो है 5 लाख रुपीज है। 5 लाख रुपए की उस मशीन की हमारे हिसाब से हमारी बुक्स में वैल्यू है, और हम उसको जो है अगर आज वेंडर को दे देते, वेंडर टेक बैक करेगा इस ओल्ड मशीन को 2.7 लाख का, तो इसका मतलब हमें 2.3 लाख का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ रेलिवेंट कॉस्टिंग नहीं कर रहे, यहाँ जो है हम लोग उसने क्वेश्चन में हमें रेलिवेंट कॉस्टिंग नहीं, उसने टारगेट कॉस्टिंग करने को बोला है, तो विल नॉट गो बाय द रेलिवेंट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, विल को जो उसने डेटा दिया उसको एनालाइज करके, वी आर नॉट टेकिंग द डिसीजन रेलिवेंट कॉस्टिंग के बेसिस पे, दिस इज नॉट दैट। ही इज आस्किंग अस कि भाई हमें कितने सुपरवाइजर आर टू बी रिमूव फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटीज नेक्स्ट ईयर इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट कॉस्ट। तो हमें कॉस्ट जो है वो टोटल जो हमारी कॉस्ट थी वो सारी लेके चलनी है, रेलिवेंट कॉस्ट नहीं, टारगेट कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। तो कंपनीज पॉलिसी इज टू चार्ज डिप्रिसिएशन 10% ऑन WDV। अभी कितना है दोस्तों, 5 लाख का 10% दैट इज 0.5 लाख डिप्रिसिएशन जाता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है इसमें इंक्लूड होता होगा। और मेंटेनेंस चार्जेस जो है एग्जिस्टिंग मशीन के 1.2 लाख पर एनम वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। और कहते हैं वेयर एज देयर विल बी वारंटी ऑफ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years। 2 साल के लिए जो है हमें वारंटी है कि भाई 2 साल के लिए हमें सर्विस फ्री है, तो ये 1.2 लाख ये भी बच गया हमें। ओके, साथ में हमें ये जो डेप्रिशिएशन इसका 0.5 लाख होता था वो कम हो गया। देर आर 10 सुपरवाइजर्स जिनकी हर एक की कॉस्ट जो है 1.5 लाख रुपए पर एनम है। 1.5 लाख रुपए का एक सुपरवाइजर है, तो हमें 15 लाख रुपीज उसकी कॉस्ट वो भी इसमें इंक्लूड है एज द केस में भी। और वो कह रहा है हमें द न्यू मशीन इज हैविंग अ कन्वेयर बेल्ट। नई मशीन में ना कन्वेयर बेल्ट है, एक कन्वेयर बेल्ट है, और वो कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प कॉस्ट कटिंग करेगा। कन्वेयर बेल्ट जो इधर से उधर मूव करेगी तो हमें जो कॉस्ट कटिंग होगी, हमें इतना ज़्यादा बंदे और एक्सेट्रा वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, तो वो हमें कह रहा है प्रोडक्टिविटी जो है हमारी वर्कर्स की इंप्रूव हो जाएगी 20%। इसका मतलब दोस्तों आप ये देखो, ये जो 45 लाख रुपीज़ लग रहा है ना, अब सिंपल सी बात, अगले साल 45 लाख नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सोचो अभी अगर मैं अपने वर्कर को, ध्यान से सुनना, 100 रुपये देता हूँ और वो 100 यूनिट्स बनाता है। अब अगर मैं उसे 100 रुपये दूंगा, उसने मुझे ये नहीं बोला कि मैं लेबर कॉस्ट मेरे को बढ़ानी है घटानी है भी नहीं बोला, तो अगर मैं 100 रुपये उसको देता हूं तो 100 यूनिट्स बनाता है। कन्वेयर बेल्ट की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो 100 रुपये में 120 यूनिट बनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मेरी 20% प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो मेरी लेबर कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 45 लाख डिवाइड बाय 120%, इतनी हो जाएगी जितनी भी आती है। लेट अस कैलकुलेट इट, कितनी आती है, लेट अस डू द मैथ्स। 45 डिवाइड बाय 1.2, सो गाइस दिस इज 37.5 लाख, तो 37.5 लाख होगी पहली बात। दूसरा वो कह रहा है कट डाउन द मटेरियल वेस्टेज बाय 10%, सॉरी 1%, आई एम सो सॉरी 1.0 है, 1%, तो मटेरियल कॉस्ट भी मेरी बच जाएगी। तो देखो लेबर कॉस्ट में एक तो रिडक्शन हुई, कितनी रिडक्शन होगी, 7.5 लाख। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट भी जो हमारी 1% बच गई, दैट इज 0.6 लाख बच गई, तो 7.5 लाख मटेरियल लेबर में बचा, 0.6 लाख मटेरियल में बचा। चलो, एलिमिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सुपरवाइजर बिकॉज ऑटो फैसिलिटी है, इसके कारण अब हमें सुपरवाइजर ज्यादा नहीं चाहिए। अब यहाँ से वहाँ कन्वेयर बेल्ट चल रही है, तो हर एक चीज को, एक्टिविटी को इतना डीपली सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब कंपैरेटिवली अब हमें कम सुपरवाइजर चाहिए होंगे। पहले हमारे पास 10 सुपरवाइजर्स थे, तो वो यही पूछ रहा है कितने सुपरवाइजर्स रिमूव करें। फिर उसके बाद कह रहे हैं सेविंग इन पैकेजिंग कॉस्ट 1.5 लाख। दोस्तों ये भी हमारा बचेगा, 1.5 लाख ये भी बचेगा हमारा सेविंग्स इन पैकेजिंग कॉस्ट। इसके अलावा दोस्तों ये आपने ऊपर देखा, ये जो सर्विस कॉस्ट थी हमारी, ये सर्विस कॉस्ट ये भी बचनी है हमारी 1.2 लाख। और दोस्तों डेप्रिसिएशन भी जो है आपका 0.5 लाख बच जाना है, लेकिन डेप्रिसिएशन एडिशनल भी तो होना है। नई मशीन 20 लाख पे 2 लाख का डेप्रिसिएशन और भी होना है। ये सेव होगा डेप्रिसिएशन, लेकिन ये डेप्रिसिएशन खर्च होगा। इसके अलावा दोस्तों आप ये अपने पुराने इक्विपमेंट को, 5 लाख के इक्विपमेंट को अगर 2.7 लाख में बेचोगे तो 2.3 लाख का नुकसान भी होगा। वी आर नॉट डूइंग द रेलेवेंट कॉस्टिंग थिंग। और फिर साथ में उसने हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है 15%। अब उसने क्वेश्चन में टाइम वैल्यू मनी 10 साल वगैरह लेने को नहीं बोला, उसने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट हाउ मेनी सुपरवाइजर्स आर टू बी रिमूव फ्रॉम द प्रोडक्शन फैसिलिटी नेक्स्ट ईयर के लिए हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो नेक्स्ट ईयर में दोस्तों हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी, हमारी 20 लाख की कॉस्ट ऑफ
20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उस पे 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज टू से हमारा 3 लाख रुपीस का ये खर्चा। देखिए एक अप्रोच तो ये है कि 20 लाख रुपए पे आप 15% लो, दिस इज वन अप्रोच। ऑल्टरनेटिवली इसको नोट दे के हम लोग कह सकते हैं कि 20 लाख माइनस 2 पॉइंट, पुराने वाला इक्विपमेंट 2.7 लाख का बिक जाएगा, तो दैट इज से हमारा 17.3 लाख, उस पे 15% खर्च होगा। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी ले सकते हो। एक्चुअली क्या है, ये पैटर्न का क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है और उसमें वो सिर्फ न्यू इन्वेस्टमेंट पे लेते हैं। आप इंक्रीमेंटल पे अगर लोगे तो इतना आएगा, नोट दे देना इसका। करना देखो, मेरा रिकमेंडेशन तो यही, टारगेट कॉस्टिंग में दे डू नॉट सी द रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट, दे टेक द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को लेके चलते हैं, टोटल कॉस्ट रिड्यूस करने की बातें होती हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है हमें 3 लाख रुपीज टोटल नई इन्वेस्टमेंट इतनी होगी, उस पर 15%, नहीं तो कोई अगर ऐसे करना चाहे नोट दे देना इसका कि ऑल्टरनेटिवली जो है ऐसा भी ले सकते थे। खैर इन एनी केस, तो इस हिसाब से हमें क्या हो गया दोस्तों, 7.5 प्लस 1.5 इज 9, 9.6, 10.6, 10.8। तो 10.8 में से आप जो है, एक मिनट पहले फिर से देख लें, 9, मैं कैलकुलेशन फिर से कर लूँ, 9 प्लस 0.6, 9.6, 9.6 प्लस 1.2 प्लस 0.5 माइनस 2 माइनस 2.3 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। दोस्तों हमें 4 की सेविंग हो रही है, 4 लाख की, और हमें नुकसान कितना है, हमारा 10 लाख रुपए का जो है सेल प्राइस कम होने की वजह से, 10 लाख रुपए का हमारा जो है 10 रुपीज सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से हमें 10 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट लूज हो रहा है। तो 4 लाख रुपए की यहाँ से सेविंग हो रही है, तो 6 लाख रुपए आपको सुपरवाइजर के कट करने पड़ेंगे। एक सुपरवाइजर आपका कितनी कॉस्ट करता है, 1.5 लाख, तो आपको कितने सुपरवाइजर कट करने पड़ेंगे, यू विल हैव टू कट 4 सुपरवाइजर्स, 4 सुपरवाइजर्स को थैंक यू टाटा बाय बाय करो, और इस हिसाब से आप अपनी टारगेट प्रॉफिट जो है अचीव कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो उसने आपसे पूछा है हमें अपनी टारगेट कॉस्ट अचीव करनी है, हमें कितने सुपरवाइजर्स को बाय बाय करना चाहिए नेक्स्ट ईयर। अगर हमने ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो इन दिस केस यू हैव टू से बिफोर सुपरवाइजर्स को थैंक यू टाटा बाय बाय करना है। तो उस हिसाब से आपको अपने सिस्टम को इस तरीके से लगाना होगा कि 6 सुपरवाइजर में प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग हो। ऊपर से लेबर का भी जो है हम लोग ये अजम्पशन दे सकते हैं नीचे कि वी आर अज्यूमिंग कि लेबर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा अगले साल में, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए में हमें उन्हें कोई एडिशनल बोनस या इंसेंटिव नहीं देना होगा, नथिंग इज मेंशन, तो नहीं देना होगा। इस अजम्पशन को आप नीचे नोट देके एंड सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को भी आप देना चाहे तो दे सकते हैं कि भी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो निकाली है वो नई इन्वेस्टमेंट पे निकाली है, ऑल्टरनेटिवली कोई इंक्रीमेंटल पे कहता तो फिर वो 20 माइनस 2.7 दैट इज से 17.3 पे निकालते तो इतनी आती। बाकी खैर इससे करना मत, क्योंकि ये सेम चीज कई जगहों पे कई बार कई एरियाज में आई हुई है और उन्होंने 20 पे लिया हुआ है। सो इसको नोट की तरह दे, दैट इज मोर बेटर। ठीक है जी, बाकी इंस्टीट्यूट ने तो इसका नोट भी नहीं दिया है। So my suggestion, my recommendation is that you simply do what? You simply do 20 lakh, but still to be on a safer side, I will still say this is also logical thing कि भाई मेरे को 20 लगाना है, लेकिन 2.7 तो यहीं पे मेरे को मिल गया, तो अल्टीमेटली मेरे को तो नई मशीन पे सिर्फ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट खर्च करनी पड़ी, दैट इज से 17.3। इधर फिर मैंने थोड़ा सा रेलिवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाया, जो कि वैसे लिया नहीं जाता यहाँ पर टारगेट कॉस्टिंग में, क्योंकि आप में से किसी के दिल में ये ख्याल आ सकता है कि सर मेरे को तो सिर्फ इंक्रीमेंटल पे लेना चाहिए। तो दैट इज योर कॉल, यू कैन गिव अ नोट इफ यू वांट टू। बाकी इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं नोट, तो मैं भी इस चीज का नोट नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं भी इस चीज का नोट नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं टारगेट कॉस्टिंग में। वी आर नॉट प्लेइंग रेलिवेंट कॉस्ट। ओके, जिन्हें समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया, जिन्हें नहीं आया घबराओ मत, मैं रिपीट कर रहा हूं लेकिन इस बार लिखवाते हुए। आइए शुरू करेंगे ये सवाल। हेयर वी गो। सबसे पहली चीज वो कह रहा है हमसे प्राइस कट करेंगे तो उस केस में हमें सेम प्रॉफिट मार्जिन अचीव करने के लिए हमें कितना जो है अपना सुपरवाइजर्स को निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहली चीज क्या कहेंगे, ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय 5% on रुपीज 5%, बस 5% ही कर देते हैं,
due to reduction in selling price per unit by 5%, comma, the total sales value and total profits are expected to decrease by, देखिए दोस्तों, ₹200 into 5%, that is 10 रुपए into 1 lakh units is equal to ₹10 lakhs. 10 लाख रुपए जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, पहली बात। दूसरा नंबर, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमें डिटरमाइन करना है कि कितने सुपरवाइजर को थैंक यू डाटा बाय बाय कहें। सो स्टेटमेंट शोइंग determination of number of supervisors to be removed from production activities next year in order to achieve target cost and earn target profits. देखिए दोस्तों, इसके प्रेजेंटेशन बहुत हो सकती हैं। मैं एक सबसे सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। देयर कैन बी न्यूमरस प्रेजेंटेशंस, बट मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा, सिर्फ इम्पैक्ट दिखा दूंगा कि ओके जी, इतना इसकी वजह से इतना खर्चा कम हो रहा है, इतना खर्चा बढ़ रहा है, एंड सो ऑन। तो आपने क्या कहना है, desired reduction in total cost next year, obviously rupees in lakhs। दोस्तों, हमें 10 लाख रुपए रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, पहली बात। So desired reduction in total cost next year. Next, अब 10 लाख रुपए रिड्यूस करना है, बट आपकी रिडक्शन इन वेजेस कितनी एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं 45 लाख की वेजेस हैं और 45 डिवाइड बाय 120%, क्योंकि वो कह रहा है 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये हम लोगों ने निकाला था 45 डिवाइड बाय 120% इज इक्वल टू 37.5, तो 7.5। लेकिन आप इसके बारे में एक यहाँ पर नोट भी दे सकते हैं, नोट, it is assumed that labor cost workers will not, या labor, that labor will not receive any incentive या bonus on account of improved productivity.
इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी के लिए में कोई इंसेंटिव या बोनस नहीं मिलने वाला वर्कर्स को, ये अज्यूम किया है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो है दोस्तों रिडक्शन इन मटेरियल कॉस्ट on account of a reduction in wastage। तो देखिए दोस्तों, वेस्टेज हमारा कितना रिड्यूस होने वाला है, ₹60 lakhs का, ऑब्वियसली 1%। सो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.6 लाख, ये भी बच जाएगा। और देखें और क्या है, फिर इसके अलावा जो है दोस्तों, वो आपको और क्या चीज़ बोल रहा है, वो कह रहा है एक तो हमें नई मशीन की जो मेंटेनेंस है वो कोई नहीं लगने वाली, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बचेगी, और साथ में आप देख सकते हो तो सेविंग्स इन मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों सेविंग्स इन मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, ये हमें गिवन है 1.2 लाख अगले साल में नहीं होगी। अच्छा, और देखिए वेंडर सप्लाई करेगा 5 लाख रुपए का ये होगा। और इसके अलावा दोस्तों हमें नेक्स्ट एक और चीज़ बच रही थी जो कि हमारी है पैकेजिंग कॉस्ट 1.5 लाख। तो सेविंग्स इन पैकेजिंग कॉस्ट, ये दोस्तों ये हमारी 1.5 लाख ये बचेगा। फिर अगला नंबर हमें सेविंग्स सारी हो गई। अब इसमें से एक सेविंग और है, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीनरी। सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीनरी। तो दोस्तों ओल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा बच जाएगा, कितना हुआ, जो कि आप देख सकते हो 10% डेप्रिसिएशन का रेट दिया, और हमें असेट की वैल्यू जो दी हुई है 5 दी हुई है, 5 लाख, तो अकॉर्डिंगली 0.5 ये बच गया। लेकिन अब नई वाली का 20 लाख का डिप्रिसिएशन होगा, तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी, ये है 10% ऑफ 20, 2 लाख का ये नुकसान है। और देखें और क्या नुकसान हो रहे हैं। और देखिए दोस्तों, फिर इसके अलावा जो है हमारा ओल्ड मशीन को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन। आप जानते हैं 5 लाख की मशीन को 2.7 में एक्सचेंज कराएंगे तो 2.3 लाख का ये भी नुकसान होगा। ये भी अगले साल का हमारा कॉस्ट में आएगा या लॉसेस में आएगा, जैसा मर्जी कह दो। फिर इसके अलावा जो है दोस्तों आप और कह सकते हैं नई इन्वेस्टमेंट पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट। So this is going to be something like 15% off 20. So this is 3. बाकी किसी को अगर नोट देना हो तो मैं वैसे नोट देना नहीं चाहता। अल्टरनेटिवली आप एग्जाम में नहीं देंगे चलेगा, क्योंकि ये बहुत बार ये सवाल आएगा सिर्फ नई इन्वेस्टमेंट पे टोटल पे लिया हुआ। इंक्रीमेंटल एनालिसिस रेलेवेंट कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं देखते हैं। अल्टरनेटिवली ये ऐसे हो सकता था 15% मल्टीप्लाइड बाय
20 माइनस 2.7 ऐसे। तो खैर मैं इसकी कैलकुलेशंस बिल्कुल नहीं दिखा रहा। अच्छा, अब दोस्तों ये सारा कट्टा वट्टा मार के फाइनली हमारा जो बचता है उसको लिख लेते हैं। ये जो भी आएगा उसे हम लोग कहेंगे इफेक्टिव रिडक्शन इन कॉस्ट एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर। अगले साल में कितनी इफेक्टिव रिडक्शन इन कॉस्ट एक्सपेक्टेड है। ऑफ कोर्स वी आर सेइंग excluding reduction in supervisor salary। अभी सुपरवाइजर का नहीं लिया। तो दोस्तों टोटल कर लेते हैं। 7.5 प्लस 0.6 8.1 तो 9 10.2 10.8 10.8 प्लस 0.5 दोस्तों 10.8 प्लस 0.5 इज 11.3। इसमें से माइनस किया 2.3 माइनस किया 2 माइनस किया 3 तो दोस्तों ये 4 आ गया मेरा। 4 लाख की कॉस्ट जो है हमारी रिड्यूस हो रही है, जबकि हमारे को 10 लाख का नुकसान है। तो आप चाहो तो इसे 1 कह सकते हो। 10 लाख की आपको रिडक्शन करनी है कम से कम, और 4 लाख की रिडक्शन हो रही है, तो 1 माइनस 2 आप ऐसे कह सकते हो 6 लाख। 1 माइनस 2 आप ऐसे कह सकते हो कि डिजायर्ड रिडक्शन एडिशनल डिजायर्ड एडिशनल रिडक्शन इन टारगेट कॉस्ट, इतनी हमें कॉस्ट और रिड्यूस करनी है। और इसको अचीव कैसे करना है? ऑब्वियस ही बात है, सुपरवाइजर्स को निकाल के। टू बी अचीव्ड बाय रिमूविंग सुपरवाइजर्स। तो दोस्तों ये आपने लेना है इसको 1.5 एक सुपरवाइजर की कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ ईच सुपरवाइजर कितना है, इससे डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स टू बी रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स टू बी रिड्यूस्ड आ जाएगा। जैसे इसको मैं कह देता हूं इज इक्वल टू 3, इसको मैं कह देता हूं 4, इसको कह देता हूं 3 डिवाइड बाय 4। सो 4 सुपरवाइजर्स जो हैं आपको निकालने पड़ेंगे। 4 सुपरवाइजर्स।